चलो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे ही पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा क्या है, सीधी सी बात, वर्णक्रम हमने समझ लिया, तो स्पेक्ट्रम का बहुवचन होता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम का बहुवचन हमने समझ लिया है कि अब देखो ये सब बातें नहीं बता रहा हूं मैं यहां कि एक प्रिज्म रख देंगे, यहां से अगर हमने कोई प्रकाश इस पे डाला, श्वेत प्रकाश डाला जिसमें 7 रंग रहे, तो ये प्रिज्म के आगे एक पर्दा रख दें, तो इस पर्दे पर 7 रंग निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 रंग निकल के आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो पूरा फिजिक्स की कहानी यहाँ नहीं हो पाएगी। वर्ण विक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो 7 रंग एक क्रम में मिलते हैं, तो इसी क्रम को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। अब टॉपिक पे आते हैं, स्पेक्ट्रम का बहुवचन ये क्या है, स्पेक्ट्रा क्या है। तो स्पेक्ट्रम तो समझ ही गए हो। तो स्पेक्ट्रम देखा गया कि स्पेक्ट्रम खासकर जब हम परमाणुओं का स्पेक्ट्रम देखना शुरू करते हैं, परमाणु का स्पेक्ट्रम अगर हम देखना शुरू करते हैं, तो परमाणु के स्पेक्ट्रम 2 तरीके से मिलते हैं। आराम से समझते चलो, 2 तरीके से, मतलब एक मिलता है क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण, केवल शोषण नहीं, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, सीधी सी बात पहले समझो। जब किसी भी परमाणु को या किसी भी अणु को, पदार्थ समझ लो अगर दिक्कत होती है तो, जब उसको हम गर्म करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश वाली बात तो अभी आगे बताऊंगा ही, प्रकाश डाल दिए या उसको गर्म किए, तो गर्म होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समझो कि ये नाभिक है मैंने, और बोर का मॉडल बता रहा है कि ये कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिल जाती है तो वो अपनी इस कक्षा को छोड़कर इस कक्षा में चला जाता है। पीछे बोर के मॉडल को एक बार पढ़ लीजिएगा, बताया था मैं। तो ऊर्जा मिली, तो जब यहां ये गया ना, यहां पर जब ये जा रहा है, तो पहले तो ऊर्जा यहां पे अवशोषित किया, और ऊर्जा गर्म किया तो अवशोषित करके यहां चला गया, और यहां बहुत देर तक नहीं रहेगा वो। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज हमेशा अपने निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में रहने का प्रयास करती है। तो निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में तो कुछ देर तक यहाँ पे उच्च ऊर्जा में है। सावधान विश्राम भी बताया था आपको, बहुत देर तक विश्राम, सावधान में नहीं खड़े होते, विश्राम में बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो ये माइनस, अभी थोड़ी देर बाद ही 10 की घात -8 सेकेंड, अब सेकेंड दिमाग में रखना है, ये गिर के जब नीचे आएगा ना, तो ऊर्जा जो लिया था उसको क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को बाहर फेंक देगा। भैया ये अपना सामान लो, हम तो अपने घर में ही ठीक हैं। जो उसको ऊर्जा एक्स्ट्रा मिल गई थी, जबरदस्ती घर से भगा दिया गया था, तो अब वो अपना उतनी ऊर्जा फेंक कर फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो उस समय क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब इसको गर्म किया गया तो उस समय ये क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। समझना है पहले बात को, ऊर्जा का पहले अवशोषित किया, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में गया, और फिर भाग के जब अपनी कक्षा में आएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करके आएगा, फेंक के आएगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो इसके सामने हम क्या कर देंगे, एक मशीन लगाएंगे जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप को सीधी सी बात की क्या होता है, देखो एक तो स्पेक्ट्रोस्कोप में एक छोटा सा छिद्र रहेगा। आप 11th क्लास के 12th क्लास में अगर किए होंगे प्रैक्टिकल, तब भी ये मिला होगा। यहाँ से प्रकाश का स्रोत इसमें डाला जाएगा, जो भी है, जो भी प्रकाश है उसका उत्सर्जन डाला जाएगा। यहाँ एक प्रिज्म लगा रहेगा, यहाँ एक प्रिज्म लगा रहेगा, और इसके जस्ट आगे एक पर्दा लगा रहेगा। बस इतनी चीज़ों का यहाँ एक पर्दा लगा रहेगा जिस पर हम
महसूस करेंगे कि हाँ तरंगे आ रही हैं, दिखेंगी। बस इतनी चीज़ों का समावेश करके कोई उपकरण बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप। बोलो स्पेक्ट्रोस्कोप। जो प्रकाश को एक छोटे छिद्र के द्वारा कम किरणों को ले जाके प्रिज्म पर डाल देगा। ये प्रिज्म है, ध्यान रखिएगा। और प्रिज्म में एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, प्रिज्म को सिंबल से ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो प्रिज्म और पर्दा, इतनी चीज़ें मिली हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, कहीं लिख लेना दिमाग में अगर ना रहे तो, स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे इस स्पेक्ट्रोस्कोप को हम डाल के देखते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तरंगों का, ऐसे तरंगों का क्या होता है, एक पूरा समूह दिखाई देता है। और इन तरंगों के समूह को ही हम क्या बोल देते हैं, चूंकि उत्सर्जन के कारण ऐसा हुआ है और इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित करने के कारण ऐसा हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है समझ गए? तो मैं इसको लिखवा देता हूं क्योंकि लिखना तो पड़ेगा 2-3 लाइन में। हैंड रेज करो, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं हो तो बोलो लिखवाऊं। नहीं, भोंपू बजाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल में कुछ बज रहा है जी। स्पेक्ट्रोस्कोप एक बार फिर से देखो, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है समझ लो। नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोप विकास पूछ रहे हैं कि क्या है। देखो, मान लो कि ये कोई पदार्थ है, मान लो सोडियम है, NaCl सोडियम है, सॉरी सोडियम केवल लो, मैं नमक लिख दिया। सोडियम, इसको गर्म किया तो ये तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब इसके द्वारा यहाँ पे बहुत सी ऐसे किरणें निकल रही हैं, तो ये सारी किरणें जाएंगी तो हमको थोड़ा समझना मुश्किल होगा। तो यहाँ एक छोटा सा छेद कर दो, एक गत्ता ले लो, आप समझ लो एक गत्ता लेते हैं ना, इसे गत्ता लेके एक छोटा सा छेद कर दो। इस छेद में से एक ही 2 किरण केवल निकलेंगी, तो वो ये छेद हो गया, नली हो गई ये पाइप। इसके आगे एक प्रिज्म रख दो, क्योंकि प्रिज्म ही तो वर्ण विक्षेपण करेगा। तो इसके आगे प्रिज्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कहीं चांदी का प्रिज्म बना देता है कोई, कहीं नमक का प्रिज्म बनता है, कहीं कांच का बनता है। कांच भी कई फ्लिंट कांच और बहुत तरीके से आप पढ़े होंगे, क्रोमेटिक कांच। तो ये इस पर गया और ये क्या कर देता है, फिर आगे यहाँ एक पर्दा लगा दिया गया। पर्दे पर जाके ये जितने भी इसके रंग रहेंगे, जितने भी इसके किरणें रहेंगी, सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ विभक्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इस पूरे सिस्टम को एक साथ हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना है तो ऐसे ही आप बनाओगे, जुगाड़ू बनाना है तो घर पे बन जाएगा, पूरा मशीन के हिसाब से बनाना है तो मिलता है, वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं आप। समझ गए क्या है स्पेक्ट्रोस्कोप? अब लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लिखो 2-4 लाइन। स्पेक्ट्रोमीटर, स्केटरोमीटर, नहीं स्केटरोमीटर अलग होता है। स्केटरोमीटर तो प्रकीर्णन कर रहा है ना, कई चीजें हैं। स्पेक्ट्रो नाम आना चाहिए, स्केटरो नहीं। स्पेक्ट्रोग्राफ है, स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें अलगाव है। स्केटरो नहीं, स्केटरो वाला जो है वो तो क्या करता है, स्केटरो वाले में प्रकीर्णन होता है, फैलाता है वो प्रकाश को। ये बोल रहे हैं नहीं, मतलब ये वही है ना, नहीं स्केटरोमीटर नहीं है, स्केटरो को छोड़ दो। स्केट्रोस्कोप अलग चीज है, इसी से मिलती जुलती चीज है स्पेक्ट्रोग्राफ, इसी से मिलता जुलता चीज है स्पेक्ट्रोमीटर, समझ रहे हैं ना। लेकिन स्केटरो नहीं है, स्केटरो तो प्रकीर्णन वाला होगा। और ये इनके सारे अलग अलग जो रूप हैं उनको हमें पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, हम लोग लैब तकनीशियन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये समझ गए? लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लिखो, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है या ऊर्जा दी जाती है तो उसके निम्न कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके
उच्च कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों में पहुंच जाते, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाते हैं। निम्न ऊर्जा वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में पहुंच जाते हैं और फिर यही इलेक्ट्रॉन जब अपनी पूर्व वाली कक्षा में लौटते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पूर्व कक्षा में लौटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और इस उत्सर्जित ऊर्जा को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर, इस उत्सर्जित ऊर्जा को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर विभिन्न तरंगों का एक समूह प्राप्त होता है। विभिन्न तरंगों का एक समूह प्राप्त होता है। विभिन्न तरंगों का एक समूह प्राप्त होता है। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीचे लिखो, जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। सूर्य गर्म हो रहा है ना, फिर वहां से ऊर्जा निकल रही है, उसी ऊर्जा को प्रिज्म रख के हम देख पाते हैं, विजिबल वाला, बाकी तो देख नहीं पाते। जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। बल्ब, ये बल्ब जो है इसका भी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। सूर्य, बल्ब, लैंप इत्यादि का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। इत्यादि का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इसके जस्ट नीचे लिखो, इसके जस्ट नीचे लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। हम लोग इतना पढ़ रहे हैं कि हमें चैप्टर समझ में आए ढंग का, अदरवाइज बहुत डीप में जाने की जरूरत यहाँ है नहीं, इसलिए ले भी नहीं जा रहा हूँ मैं आपको। मैं बोला तो हूँ खैर कि आपको इन टॉपिक के ओशन में, स्लो मोशन में डुबाऊंगा, लेकिन स्लो मोशन में उतना ही डुबो रहा हूँ जितना कि हमारा सामान्य अध्ययन के लिए आवश्यकता है। समझ में पूरी कहानी आनी चाहिए, केवल लिखना नहीं है। अगला देखो, लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत स्पेक्ट्रम, सतत कंटिन्यूअस, सतत स्पेक्ट्रम, सतत ई और स्पेक्ट्रम को एस, तो मैं ई एस लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप लोग। ई मतलब एमिशन, सतत एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है असतत, और असतत नहीं बोलना है अगर आपको, तो आप बोलिए क्या, रेखीय। यही नाम ज़्यादा चलता है, रेखीय, लीनियर, रेखीय एमिशन स्पेक्ट्रम, रेखीय, लीनियर, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, जो आपको अच्छा लगे। सतत क्या है समझो। अगर कोई पदार्थ है, जब मान लो ये बल्ब है, अब बल्ब लिख लेते हैं, ये बल्ब है, बल्ब से उत्सर्जन शुरू हुआ तो इसको हमने क्या कर दिया, एक गत्ता लगाकर एक छोटा सा होल लिया, इसमें से निकाला, यहाँ एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म चाहे उल्टा रखो चाहे सीधा, जैसे आपको अच्छा लगे, प्रिज्म रख दिया। और प्रिज्म से जब हमने देखा कि तरंगे बटी, जब इसकी जो किरणें यहाँ पे बटी हैं, ये सब आपस में क्या हैं, एकदम सतत हैं। मतलब जैसे 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से लिखते हैं VI B
GYOR। तो हमने देखा कि ये रेड जो है ना, रेड खत्म हो रहा है, तुरंत शुरू हो जा रहा है ऑरेंज। पता ही नहीं चल पा रहा है कि दोनों में कुछ गैप है कि नहीं है, एकदम मिक्सअप है। इस तरीके से देख लो, इसको ऐसे बना के देख लो। सतत मतलब क्या, ये फिल है पूरा, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहीं कोई गैप है कि नहीं है, एकदम फिल है पूरा इस तरीके से लास्ट तक। अब मैं पूरा मार्कर नहीं खराब करूंगा, समझ जाओ, पूरा लास्ट तक ऐसे फिल है, कहीं भी कोई गैप नहीं दिख रहा है। अलग अलग रंग आपको इसमें दिखाई तो दे रहे हैं, अलग अलग रंग, लेकिन कहाँ से, जैसे एक खत्म हुआ तुरंत दूसरा शुरू हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कि सतत। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं सतत। और जो हमारा दृश्य प्रकाश है ना, जो हमारा दृश्य प्रकाश है, इसका स्पेक्ट्रम अक्सर सतत ही मिलता है। तुम लोग देखे होंगे बारिश के दिनों में इंद्रधनुष जब बनता है तो वो सतत स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वाष्प की जो बूंदें रहती हैं, पानी की बूंदें, वो प्रिज्म जैसा काम करने लगती हैं, अपवर्तन होने लगता है, वर्ण विक्षेपण होता है, वो हम देखेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो सतत रहता है। कहीं भी आपको कोई स्पेक्ट्रम मिल जाए, उस स्पेक्ट्रम में एक खत्म हो दूसरा तुरंत शुरू, एक खत्म तो दूसरा शुरू हो गई, मामू सुने हो ना गाना, वही एक खत्म दूसरा तुरंत शुरू हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सतत स्पेक्ट्रम है। समझ गए। और असतत क्या है कि ये मान लो हमने कोई परमाणु, हाँ ठीक है समझ में आ गया, तो ये भी समझ लो, फिर दोनों को साथ लिखवा देता हूं। यहां पे हमने कोई प्रकाश, कोई भी स्रोत ले लिया, प्रकाश स्रोत मान लो बल्ब ही ले लिया, इमेजिन कर लो, बस हमें समझने के लिए है। और हमने देखा कि यहाँ पर जब इसको गत्ते से निकाल रहे हैं एक लाइन से और फिर प्रिज्म लगाया, तो थोड़ा हमको अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही है कि सारा अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ जो ये स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है अलग, फिर थोड़ा गैप, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसको मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखाता हूँ कि 2-4 तो यहाँ मिली ऐसे, फिर थोड़ा गैप हो गया यहाँ मिल गई, फिर थोड़ा गैप हो गया यहाँ मिल गई, फिर थोड़ा गैप हो गया यहाँ मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम है। ये बीच बीच में रुक रुक कर आ रहा है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत याद करो कि प्रकाश सतत रूप में नहीं चलता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है। इसलिए बोला था ना कि बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तभी बोहर का मॉडल में और क्लियरिटी आपको आ पाएगी। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। और परमाणु के अधिकतम परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखीय ही होते हैं। अभी बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा रोल है रेखीय का। जैसे हमारा हर व्यक्ति का 2 चीज़ों में अंतर दिखता है अक्सर। आधार कार्ड बनता है, देखते हो मैंने पढ़ाया है आपको कि आंख की आइरिस ली जाती है, आइरिस को स्कैन किया जाता है और अंगूठा लिया जाता है, क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट जो होता है ना, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, उसमें कुछ ना कुछ अलगाव होगा ही। वैसे ही जितने भी तत्व है ना हमारे, मैं पढ़ा चुका हूँ 100 कितने 18 तत्व अभी दिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। सबका अगर तुम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकालोगे ना तो उनका रेखीय ही मिलेगा। पहली बात है कि पक्का है कि उनसे रेखीय मिलेगा। एक चीज दिमाग में रखो कि तत्वों का या परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय होगा, एक तो ये पक्का है। और ये रेखीय स्पेक्ट्रम सबका अलग अलग होगा। ये पैटर्न जो यहाँ पे आएगा ना, सबका अलग अलग आएगा। तो एक तरीके से फिंगरप्रिंटिंग का काम करते हैं। तत्वों की पहचान के लिए, तत्वों की पहचान हेतु ये रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, फिंगरप्रिंट का काम करता है। और कई ऐसे हमारे तत्व हैं जिनकी खोज इनके माध्यम से ही हो गई। रेखीय स्पेक्ट्रम अलग दिखने लगा कि तो समझ गए कि कोई और तत्व भी यहाँ पे है, उसको ढूंढकर नए तत्व ढूंढ लिए। इवन लिथियम, बेरिलियम, इन चीज़ों का खोज ही इसी माध्यम पे हो पाया है, रेखीय स्पेक्ट्रम को समझने के बाद। तो इसलिए हमको बेसिक लेवल पे बात जाननी जरूरी थी, समझाया जा रहा है आपको। सिलेबस से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है कि 45 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 11 नंबर का लिखवा के, ठीक है। और सतत ये समझ गए रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है। रेखीय स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के परमाणुओं का निकालोगे तो रेखीय ही मिलेगा, कंफर्म है। और वो रेखीय स्पेक्ट्रम हर एक तत्व का या हर एक परमाणु के लिए अलग अलग पैटर्न बनाता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा थंब और आइरिस है, वैसे ही ये भी एक तरीके से क्या है, तत्वों की पहचान हेतु फिंगरप्रिंट का काम करता है। किसी तत्व की पहचान करना है और उसका हमको पहले से पता है कि फिंगरप्रिंट कैसा है,
उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है पहले से हमको कोई बताया हुआ है, तो हम उसका यही रेखीय स्पेक्ट्रम बना के देख लेंगे कि वैसा ही बना है, तब तो वो सही है, नहीं तो गलत है। समझ गए कि सतत स्पेक्ट्रम क्या है, असतत स्पेक्ट्रम क्या है। अब इसको लिख लो, भोपू बजाओ पहले। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो लिखिए। चलो सतत में लिखो, बस इतना ही बजाओ। ज़्यादा बजाते हो झुनझुना लगता है, ज़्यादा लोग भी बजाने लगते हो तो झुनझुना लगने लगता है। सतत स्पेक्ट्रम में लिखो, सतत स्पेक्ट्रम में लिखिए, ऐसा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम शब्द से हम पता है हमको, तो जनरल लिख रहे हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसकी सभी तरंगें एक दूसरे में अलगाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं, एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसकी सभी तरंगें एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं, बल्कि एक के बाद एक क्रम में लगी होती हैं, बल्कि एक के बाद एक क्रम में लगी होती हैं। चाहो तो नीचे और समझने के लिए ऐसा लिख लो कि एक तरंग के समाप्ति की सीमा और दूसरे के प्रारंभ होने की सीमा में अलगाव नहीं होता है। एक तरंग के समाप्त होने की सीमा और दूसरे के प्रारंभ होने की सीमा के बीच में कोई गैप नहीं होता है। सतत स्पेक्ट्रम कहलाती हैं जैसे दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष इत्यादि। हो गया। अगला हेडिंग डालिए, असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। डायग्राम बनाते रहना, क्योंकि जब पढ़ने का तरीका आपको पता ही है। नर्सरी क्लास के बच्चे तो हैं नहीं, छठी क्लास वाले का आपको पता है कि जो मैं डायग्राम बोर्ड पे बनाता हूं समझाने के लिए, वो आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, फिर परिभाषा लिख लेना है। ये बहुत मानक पर बहुत खूबसूरत डायग्राम तो नहीं बना है, लेकिन खूबसूरत नहीं है, लेकिन उपयोगी है, समझने के लिए उपयोगी है। और हमें खूबसूरती से मतलब नहीं है, हमें उपयोगिता से मतलब है कि कितना उपयोगी है। ठीक है ना? अक्सर गाना सुनते हो कि खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इश्क के काबिल नहीं है। सुने हो? खूबसूरती से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। टॉपिक पे आओ, ये तो फटाफट समझ जाते हो। इंद्रधनुष हो गया। अब आ जाओ रेखीय स्पेक्ट्रम। लिखो, ऐसा स्पेक्ट्रम क्या है? हाँ, तो ये तो जल्दी समझ जाते हो ना। अरे एक दिन क्लास में ये हर्षवर्धन गाना गा रहा था, कौन सा, कि इनको बोल रहा था अवस्थी जी को, या फिर इनका कुशवाहा जी को बोल रहा था कि अभी है तुमको जिनकी ज़रूरत, और पता नहीं कैसे वो गाना था ना, वो गाया है डी प्रैंक का के बी प्रैंक है गाना गाया है। अभी तुमको है हमसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत, अच्छे नहीं हैं हमसे वो बस खूबसूरत हैं। समझ रहे हैं ना? तो अच्छाई को देखना है, खूबसूरती को नहीं देखना है। टॉपिक पे आओ, समय खराब करते हो तुम लोग। मैं कुछ बोलता हूँ फिर लगते हो कमेंट मारने। रेखी, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ यार, तुम लोग कहाँ खूबसूरती बदसूरती पे आ गए। अच्छाई देखो, खूबसूरती मत देखो। क्या बता रहा था? परिभाषा लिखो, ऐसा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम की परिभाषा पता, इसलिए स्पेक्ट्रम ही लिखवा रहा हूँ, तरंगों का समूह नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसकी
जिसकी सभी तरंगें स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित करती हैं, स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित करती हैं, स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित करती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। डायग्राम बना ही लिए होगे। ध्यान रख लेना कि इसी को बैंड बोल देते हैं लोग। एक समूह बना है ना, इतना बड़ा समूह कई का सूक्ष्म, इसी को तो नहीं बता पाया था ना, पढ़े थे कि हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया बोर का मॉडल, तो यही तो सूक्ष्म है कई। ये जो एक इतने मिल रहे हैं ना, इसको इकट्ठा एक बैंड बोल देते हैं, जो आप यूनिट 9 में पढ़े हो सूचना संचार प्रौद्योगिकी में। बैंड का नाम सुनते हो ना अक्सर, बैंड, तो ये बैंड है, एक एक बैंड है। अलगाव, स्पष्ट रूप से अलगाव को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। डायग्राम बना ही लिए होगे। उसके नीचे लिखो सभी तत्वों के परमाणुओं का स्पेक्ट्रम, सभी तत्वों के परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सभी तत्वों के परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम ही होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम ही होता है। स्टार बना के नीचे लिखो, एकदम महत्वपूर्ण बात, स्टार बना के नीचे लिखो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का रेखीय स्पेक्ट्रम, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं का रेखीय स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रत्येक मनुष्यों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। अब डीएनए मैंने नहीं बता रहा हूं, फिंगरप्रिंट से काम चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रत्येक मनुष्यों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, जिस प्रकार मनुष्यों के फिंगरप्रिंट की पहचान से व्यक्ति विशेष की पहचान हो जाती है, जिस प्रकार मनुष्यों के फिंगरप्रिंट से व्यक्ति विशेष की पहचान हो जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम से, तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम से तत्व विशेष के परमाणु की पहचान हो जाती है, तत्व विशेष के परमाणु की पहचान हो जाती है, तत्व विशेष के परमाणु की पहचान हो जाती है। इसीलिए उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम को, इसीलिए उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम को तत्वों की पहचान हेतु फिंगरप्रिंट की संज्ञा दी जाती है। तत्वों की पहचान हेतु फिंगरप्रिंट की संज्ञा दी जाती है। तत्वों के पहचान हेतु फिंगरप्रिंट की संज्ञा दी जाती है। नीचे स्टार बना के, एक और स्टार बना के लिख लो कई तत्वों की पहचान, जैसे लिथियम, बेरिलियम इत्यादि। कई तत्वों की पहचान कोष्टक में, जैसे लिथियम, बेरिलियम इत्यादि की इसी आधार पर हुई है, इसी आधार पर हुई है, इसी आधार पर हुई है। समझ गए? समझ भी गए, लिख भी लिए, दोनों काम हो गया। ऑफलाइन क्लास पीपीटी बेस वाली नहीं है कि पीपीटी है, स्क्रीनशॉट लिया, फिर घर पे कब लिखना है पता ही नहीं चला। इतने ज़्यादा डेटा हो गए
कि बाद में डिलीट कर दिया, फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, फिर जाके फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे और जगह पे देख रहे हैं जहाँ भी, और फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। ज़िंदगी स्क्रीनशॉट में ही गुजर जाती है। मिटाएं। और इसलिए मैं हट के बोलता नहीं हूँ स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यूट्यूब पे डाल देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो देखें वो भी साथ साथ लाइव क्लास समझ के लिखें तो काम करेगा। अब आ जाओ अवशोषण स्पेक्ट्रम को, हमको इतना ही अभी जानना है। हाइड्रोजन पर आते हैं, पहले दोनों को समझ लें। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, देखो क्या होगा। सर व्यक्ति विशेष और तत्व विशेष का क्या मतलब है? तत्व भैया, अब क्या मुझे जीने नहीं दोगे? कुशवाहा जी मुझे जीने नहीं दोगे आप? जी लेने दो यार कुछ दिन और। भैया व्यक्ति विशेष, जैसे मैं व्यक्ति हूं और एक विशेष व्यक्ति हूं। जैसे आप एक व्यक्ति हैं लेकिन विशेष व्यक्ति हैं। कुशवाहा जी बोल रहा हूं तो इतने बच्चों में समझ जा रहे हैं ना कि मुझे ही बोला जा रहा है। तो हीलियम बोलूंगा तो हीलियम समझ जाएगा कि मुझे ही बोला जा रहा है। अभी मान लो मैं इसमें से किसी एक का नाम लेके गाली बक दूं, मिर्ज़ापुर वाली गाली ना बकूं, केवल आगे उपसर्ग लगा दूं, जैसे वो चाचा का उपसर्ग लगाता है ना मिर्ज़ापुर में। देखो बोलता है चाचा लेकिन आगे उपसर्ग लगा देता है। सबको पता है कौन सा उपसर्ग, वो तो आपको पता ही होगा। कमेंट नहीं करना है, नालायक कोई कमेंट नहीं करेगा। तो हाँ, कोई इस पे बस ओ चाचा, हाँ आगे वो बोल सकते हो। एग्जैक्ट बात का कमेंट में आ गया तो फिर समझ लेना। टॉपिक पे आओ। वैसे ही अगर मान लो मैं किसी एक को इसमें से वही उपसर्ग लगा के बोल दूं तो वो विशेष है ना, उसी के लिए बोल रहा हूं, तो वो समझ गया कि मेरे लिए बोल रहे हैं। वो गुस्सा हो जाएगा, इमोजी लाल लाल भेजेगा गुस्सा होके। खैर कर क्या लेगा गुस्सा होके, लेकिन अब बोलेंगे नहीं ना। समझ गए व्यक्ति विशेष, या बोल के दिखाऊंगा आपको मैं? बताइए कुशवाहा जी, आपको मैं बताऊं व्यक्ति विशेष का मतलब क्या? बोल के दिखाऊं? नहीं समझ गए आप? जैसे वस्तु विशेष, ये बोतल क्या है? एक वस्तु विशेष, वस्तु तो है ही और विशेष है, बोतल है। आपकी भी बोतल होगी, वो आपकी बोतल है। तत्व विशेष 118 है, सब अलग अलग है ना, विशेष हुए हैं, इसलिए व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष लगवाते हैं। चलो समझ गए आप, समझदार हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? बड़ा मजेदार चीज है। देखो पहले तो कहीं से प्रकाश स्रोत डालो, समझो पहले ध्यान से, फिर एक लाइन में लिखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। प्रकाश स्रोत या तरंग कहीं से डालो, जो आपको तरंग डालना है, और यहाँ पर कोई परमाणु रख दो, यहाँ पर कोई परमाणु रख दो, यहाँ पर कोई तत्व रख दो, तत्व नहीं रखना है, यहाँ कोई पदार्थ रख दो, पदार्थ नहीं रखना है, जो आपको मन करे रख दो। और ये प्रकाश यहाँ से जा रही हैं, ये जाते जाते यहाँ पे मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना कि सीधा आप दिखा रहे हो। खुद ही बता रहे थे कि तरंग में चलती हैं क्रस्ट और ट्रफ में। अरे तुम्हें समझा दिया ना, मैं तो यहाँ पे अब जनरल समझा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर इससे जो निकलेगा प्रकाश, इससे जो पार होगा, उसके लिए एक गत्ता लगा दिया। फिर से एक गत्ता लगा के एक नली से निकाल दिया, स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दो, सीधे प्रिज्म लगा दिया। और फिर यहाँ पर्दे पर देखा तो हमको पहले से पता था कि यार इसमें इतने रंग तो हैं, इतने तरंग तो हैं, पहले से हमको पता था। हमने यहाँ देखा कि क्या हुआ कि ये तरंग ऐसे मिली तो हमको, लेकिन कुछ जगहों पे काली काली रेखाएं मिल गईं, काली 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 रेखाएं मिल गई। हमको पता था कि इसमें वो रंग है, जैसे मान लो दृश्य प्रकाश है ना, तो विबग्योर है, तो हमको पता था कि विबग्योर इसमें है। वहां पता चला कि रेड दिखा ही नहीं, रेड के जगह पे क्या आ गई, काली रेखा दिख गई। पता चला कि ग्रीन दिखा ही नहीं, ग्रीन के जगह पे काली रेखा दिख गई। तो हमको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमको ये जो प्रकाश स्रोत के सारे रंग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ काली काली हो गई हैं। काली काली रातें करते हो तुम, पढ़ाई नहीं करते बस बातें करते हो कुशवाहा जी। इमोजी भेजने से कुछ नहीं होगा। टॉपिक पे आओ। ये काली काली मिल गई तो हमको समझ में आया कि विलन कौन है बीच में, क्योंकि ये सब तो पहले ऐसा करते नहीं थे, शरीफ बच्चे हैं ये। स्पेक्ट्रोस्कोप तो शरीफ है, ऐसा कुछ करता नहीं है, चुराता मुराता नहीं है।
नया चीज हम लाए हैं केवल यही, ये परमाणु या तत्व रखे हैं पदार्थ। इसी नालायक ने क्या कर लिया है, कुछ तरंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है, कुछ तरंगों को अपने अंदर ही जेब में रख लिया है चुरा के, और बाकियों को भेज दिया है। तो अब जो स्पेक्ट्रम यहां बन रहा है, स्पेक्ट्रम की परिभाषा जानते ही हैं, इसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और ऐसा होता है जैसे अभी मैं ब्लैक कलर का यहां पर एक पहना हूं कपड़ा, तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, उत्सर्जित नहीं कर रहा है कुछ, और इसलिए आपको रंग इसका काला दिखाई दे रहा है। इसका रंग आपको शायद पिंक दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को भी, मुझे तो पिंक ही दिखाई दे रहा है, पिंकी नहीं पिंक। क्यों? क्योंकि इस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा है ना, श्वेत प्रकाश, उस प्रकाश का केवल यही वाला रंग ये भेज रहा है, बाकी सब चुरा ले रहा है, बाकी सब चुरा लिया है। बल्ब गाता है, चुरा लिया है तुमने जो हमारे सारे रंगों को, पिंक न चुराना, ठीक है ना, पिंक न चुराना बोतल, तो ये बोलता है ठीक है पिंक नहीं चुराऊंगा, तो पिंक दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो हर एक चीज पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है समझने के लिए, आपको अलग अलग जगहों पर समझ में आएगा। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम समझ गए कि जब किसी तरंग स्रोत के बीच में कोई तत्व या परमाणु या पदार्थ रख दिया जाता है, तो वह कुछ पदार्थों को, कुछ रंगों को या कुछ तरंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। उससे पार होकर जाने वाली तरंग को अगर स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विभक्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि कई रंगों के बीच में काली काली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। उन काली काली रेखाओं को दिखाई देने का मतलब क्या है, क्योंकि उन रंगों का अवशोषण इस परमाणु तत्व या पदार्थ के द्वारा कर लिया गया है। समझ गए बात को? समझ गए तो भोपू बजाओ और लिखो, केवल समझना नहीं है, लिखना भी है। एग्जाम, हाँ लिखिए, अब लिखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम में, जब किसी तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत से, लिखो यही लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है। जब किसी तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत के मार्ग में पथ में, रास्ते में के मार्ग में कोई परमाणु तत्व या पदार्थ रख दिया जाता है, कोई परमाणु तत्व या पदार्थ रख दिया जाता है, तथा उससे पार होने वाली, उससे निकल जाने वाली, उससे पार होने वाली तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से, उससे पार होने वाली तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम में कई काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं, कई काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिसका कारण यह होता है कि मार्ग में रखा गया परमाणु तत्व या पदार्थ
उन विशेष रंगों का अवशोषण कर लिया है। उन विशेष रंगों या तरंगों का, जो आपको अच्छा लगे, उन विशेष तरंगों का अवशोषण कर लिया है। उन विशेष रंगों का अवशोषण कर लिया है। अब ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एक बात तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इसको अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये अवशोषित कर रहा है ना, इसीलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। कुछ रंगों को, कुछ तरंगों को खा जाता है ये। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम की कहानी खत्म। लगे हाथों अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब देखो, YouTube पर जब इसको मैं अपलोड करूंगा, YouTube पर अगर अपलोड करवाऊंगा अगर इस लेक्चर को, तो उसमें क्या रहेगा, अब तक 2 पार्ट बन जाएंगे, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। एक तो पूरा ही पार्ट डलेगा, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितने समय लग जाएगा पूरा एक पार्ट में डला रहेगा। जिसको लॉन्ग में पढ़ना है, लॉन्ग में, जिसको एक ही साथ पढ़ना है वो तो एक ही बार में देख ले, जिसको छोटा छोटा करके पढ़ना है वो एक एक पार्ट में करके पढ़ ले। बोल रहा हूँ, संभव हो पाया तो ठीक है। पीछे एक लेक्चर में और बोला था लेकिन संभव नहीं हो पाया था समय के अभाव में, प्रयास करूँगा। चलो अब लगे हाथों, यहाँ पे जस्ट इसके आगे हेडिंग डाल लो, कृष्णिका। कृष्णिका या कृष्णपिंड। कृष्णपिंड, पंजाब में पिंड मतलब गांव होता है, हम यहाँ पिंड पदार्थ को ही बोल रहे हैं। कृष्णिका, कृष्णपिंड। ब्लैक बॉडी, ब्लैक ब्यूटी नहीं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा पिंड, आसानी से ये बात तो समझ जाओगे अब, कोई भी ऐसा पिंड, कोई भी ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित, आपतित मतलब होता है पड़ने वाला, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है। मतलब ये पूरा काला कर देता है, यहाँ पे काला काला ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब अवशोषित कर लिया। अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है। अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है। क्या कहलाता है, आदर्श लगा देना आगे, एक ही बार पढ़ लो, क्यों कृष्णपिंड अलग से पढ़ें, आदर्श। और आपको पता है आदर्श आज तक कुछ हुआ नहीं है, न तो आदर्श टीचर हुआ, न आदर्श विद्यार्थी हुआ, न आदर्श कोई देवता हुआ। क्यों नहीं हुआ सब बताया हूं पहले आप लोगों को मैं। तो आदर्श कृष्णिका, कोई भी ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है, आदर्श कृष्णिका कहलाता है। और लिख लेना कि वास्तव में ऐसा कोई पिंड है ही नहीं, वास्तव में ऐसा कोई पिंड है ही नहीं। हाँ, बहुत से, जैसे ब्लैक आपको बताया जाता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहन के जाओ, तो समझ लेना कि सफ़ेद कपड़ा क्या है, अपने ऊपर जो आपतित हो रही है तरंग ना, प्रकाश, उसमें से बहुत कम को अवशोषित करता है, तो गर्म कम होता है, बाकी सब छोड़ देता है, भगा देता है। ब्लैक वाला क्या करता है, डार्क कलर, जितना डार्क कलर हम पहनते हैं ना, वो डार्क कलर वाले उतना ज़्यादा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और कम उत्सर्जित करते हैं, और इसलिए गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म होता है शरीर। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसके ये कृष्णिका भी फिजिक्स की ही बात है, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हम बात कर रहे हैं। अब आदर्श कृष्णपिंड के बारे में आप समझ गए, तो इतना ही हमको बस दिमाग में रखना है। ध्यान रख लेना कि बाद में एक व्यक्ति आए, खैर अभी उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बस समझ लो कि बाद में देखा गया कि आदर्श कृष्णपिंड जब अपने ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, तो सबको अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जब उनको अंधेरे कमरे में कहीं ले आकर रख दोगे ना, उन्हीं को अंधेरे कमरे में ले आकर रख दोगे जहाँ प्रकाश नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वही उत्सर्जित भी करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है सर, इसके बाद हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम करना है। हाँ, इसके बाद यही करेंगे, समझ गए बात ये। तो आदर्श कृष्णपिंड में लिखवा नहीं रहा हूँ, बोर्ड पे ही लिख दिया ना सब। लिख लेना कि
आदर्श कृष्णपिंड मतलब जो पदार्थ जितना ज़्यादा अवशोषण करता है वो उतना ज़्यादा उत्सर्जन भी करता है। ये सब टॉपिक है कि आदर्श उत्सर्जक ही आदर्श अवशोषक होता है, आदर्श अवशोषक ही आदर्श उत्सर्जक होता है। वो अभी हमें यहाँ पे नहीं करना है। आदर्श कृष्णपिंड के बारे में इतना दिमाग में रखना है। इतना अगर समझ में आ गया हो तो भोपू बजाओ, आगे बढ़ें। अरे बजाओ, झुनझुना बोल देने पे बजाते नहीं हो यार तुम लोग। ठीक है, अब अगला लिखोगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। मैं एकदम पढ़ा रहा हूं जीएस के हिसाब से, जो जीएस के हिसाब से हमको, जो कभी साइंस नहीं पढ़ा हो उसको भी बातें समझ में आए, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमको कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन कुछ इस टाइप की बातें नहीं करनी है। पढ़ना वही है जो सिलेबस में हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन ज़रूरत पड़ती है। जैसे तुम लोग कभी ऊंची कूद या लंबी कूद कूदे हो क्या? ऊंची कूद या लंबी कूद कभी कूदे हो? ये कभी नहीं कूदे जिंदगी में? कूदे हो तो भोपू बजाओ। अच्छा, कूदे हो तो उसमें देखोगे एकदम पास से ही जंप मारोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, थोड़ा पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। और इसलिए पढ़ाई भी ऐसी है कि जब कोई बात हमको एकदम जगह से ही कूदने से नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा सा पीछे से दौड़ के आना पड़ता है, समझना है तो। अदरवाइज 3 इडियट का अगर चतुर रामलिंगम ही बनना चाहते हैं तो करिए चमत्कार। फिर बढ़ते हैं आगे। क्लास एक ही जो अभी चल रही है वही है। पार्ट में अगर वीडियो आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो एक ही है। अगला लिखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हम लोग अवशोषण की बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि हाइड्रोजन का ही क्यों? भैया हाइड्रोजन